आज हम शुरू करते हैं विज्ञान भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पार्ट नंबर 2। और इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं अब तक के कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट क्वेश्चन है ये। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों हाथ को पीछे खींच कर पकड़ता है। थोड़ा मिसप्रिंट हुआ लिखने में। कह रहा है क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों हाथ को पीछे की ओर खींच कर पकड़ता है। मतलब कोई भी क्रिकेटर है जब कोई बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, क्यों करता है ऐसा। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर कि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। दूसरा कह रहा है बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है। तीसरा है हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। और चौथा ऑप्शन दिया हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो पहला ऑप्शन है कि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। मतलब अगर ऐसा करेगा, जो बॉल आती है उसको पीछे की ओर हाथ हाथ खींचेगा पकड़ते टाइम, तो बॉल जो जल्दी से विश्राम अवस्था में आ जाएगी और उसके हाथ से छिटकेगी नहीं। तो पहला ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बल गुणनफल है। तो बल के बारे में पूछ रहा है कि बल किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो आपको फार्मूला पढ़ा होगा, न्यूटन के द्वितीय नियम में बताया गया है, न्यूटन के द्वितीय नियम में बताया है कि F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, जिसमें एम क्या है, द्रव्यमान है, और ए क्या है, त्वरण है। तो देखेंगे बल किसके बराबर है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के। तो कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर राइट है हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा है ये। तो देखिए कह रहा है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित की बात चल रही है, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है या भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है। और चौथा ऑप्शन है मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो इनमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो याद रखना है जब भी कोई व्यक्ति चंद्रमा पर यात्रा करता है तो जो चंद्रमा पर भार होता है वो पृथ्वी के भार का, चंद्रमा पर जो भार होगा वो 1/6 होगा। 1/6 का मतलब ये है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी है वो चंद्रमा पर जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग ही काम करता है। तो इसलिए वेट भी उतना ही परिवर्तित होगा। तो याद रखना है कि जो द्रव्यमान है वो कभी नहीं बदलता, लेकिन भार बदलता है। भार जो होता है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मात्रा का मतलब है कि यदि उसका जो द्रव्यमान है वो वही रहेगा, लेकिन भार क्या होगा, घट जाएगा। इसलिए आपने चंद्रमा पे जो व्यक्ति होते हैं आसानी से क्या होते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, और चाहे तो वो वहाँ पर हवा में क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, तैर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है या 45 अक्षांश तक घटता है। तो ध्यान रखना है कि हमारी जो पृथ्वी है कुछ चपटी है, मतलब कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ उत्तरी ध्रुव होगा और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव होगा और ये अक्षांश होगी आपकी भूमध्य रेखा। तो हमारा जो, अगर आप पृथ्वी के सेंटर से दूरी देखें तो ध्रुवों पर जो दूरी होगी वो कम होगी, जबकि अक्षांशीय स्थिति पर दूरी ज़्यादा होगी। तो जितनी हम पृथ्वी के केंद्र से दूरी ज़्यादा दूर रहेंगे वहाँ पर जी का मान कम होगा, और जितने उसके नज़दीक रहेंगे जी का मान उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ बात जो चल रही है ध्रुवों की बात चल रही है। तो ध्रुवों पर जो क्या होता है, जी का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो जी का मान क्या होगा। तो भूमध्य रेखा मतलब यहाँ है, यहाँ पर, और ध्रुव कहाँ, ऊपर की तरफ जाओ या नीचे की ओर। तो ऊपर और नीचे की ओर दूरी कम होती है, तो इसमें जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जी का मान क्या होगा, यहाँ पर हमारा जी का मान में वृद्धि हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की, ये की शब्द लिखा हुआ है केवल, चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है, यानी व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। तो उसका कारण ये ग्रेविटी है, क्योंकि पृथ्वी की जो ग्रेविटी जी होती है वहाँ पर चंद्रमा पर 1/6 भाग लगता है केवल इसका। तो ग्रेविटी कम है तो इसलिए वो आसानी से वहाँ पर उछल सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं इसमें। चंद्रमा की सतह खुदरी होती है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता, चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना एक ही होगा, तुलना में कम होता है, ये चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो सी ऑप्शन है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, मतलब चंद्रमा पर जो त्वरण होगा वो पृथ्वी की तुलना में क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण वो कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। तो देखो कार्य की बात कर रहा है, तो कार्य के बारे में आप अच्छे से परिचित हैं। तो कार्य मतलब डब्लू मतलब वर्क होता है, वर्क कार्य बराबर जो होता है वो बल गुणा विस्थापन होता है। तो बल मतलब फोर्स मतलब बल हो गया, और डी मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो 20 किलोग्राम वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ कर रखा गया है। तो किया गया कार्य क्या हो, तो कार्य है तो आपका जो वेट है 20 किलो है तो वहीं उसको कोई विस्थापन थोड़ी हुआ है, ऊपर की तरफ उठाया गया है। अगर हाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर रखा जाता उसको और उसकी दूरी होती तो कोई कार्य किया जाता। तो ऐसी कंडीशन में विस्थापन क्या है इसका, विस्थापन है डी का मान 0। तो जब 0 हो तो किया गया कार्य क्या होगा, ऊपर की ओर उठाकर रखा, तो इसलिए कार्य यहाँ पर होगा हमारा शून्य कार्य होगा।
मतलब यहाँ पर उसको कोई भी कार्य नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य करेगा, धनात्मक परंतु अधिक कार्य नहीं, या अधिकतम कार्य करेगा। तो इसमें देखते हैं हम, देखो एक सोचने की चीज़ है, अगर आप दीवार को पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं और दीवार अपनी जगह वैसी ही है, उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपका कोई भी कार्य नहीं होगा। मतलब कार्य क्या होगा आपका, शून्य होगा। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो कार्य बराबर होता है हमारा बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर कितना होता है हमारा, बल गुणा विस्थापन होता है, मतलब F गुणा डी। तो बल हमारा लग रहा है और विस्थापन बिल्कुल नहीं है क्योंकि दीवार अपनी जगह वही है, तो इसलिए कार्य क्या होगा हमारा, डी का मान 0 है। तो जब डी का मान 0 तो कार्य क्या होगा हमारा, शून्य होगा, मतलब कोई कार्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुकता है, तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति क्षरण हेतु, या स्थायित्व बढ़ाने के लिए। कोई व्यक्ति आपने देखा होगा, आप भी कहीं किसी ऊंचाई पर चढ़ते तो आगे की ओर झुक जाते हैं, उसका झुकने का कारण क्या है। तो उसका झुकने का कारण है कि आप जो अपने आप को स्थायित्व में रखना चाहते हैं, कि जिससे कि आप जो है आपकी जो आप गिरे ना, तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्यों। पीसा की मीनार की बात कर रहा है। पीसा की मीनार क्या, ये मीनार एक ऐसी मीनार है जो हमें दिखाई तो टेढ़ी देती है, इस तरीके से झुकी होती है, लेकिन फिर भी ये जो है गिरती नहीं है। तो उसका ना गिरने का कारण क्या है। तो उसका ना गिरने का कारण है कि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, ये एक आश्चर्य है। तो याद रखेंगे, कोई भी चीज़ है अगर वो टेढ़ी भी है और यदि उसकी गुरुत्वीय रेखा उसके आधार से होकर जाएगी तो वो कभी भी नहीं गिरेगी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो ए राइट होगा। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी की जो गुरुत्व केंद्र से, यानी उसके जो इसके आधार से ऊर्ध्वाधर रेखा से होकर जो जाएगी, यानी उसका जो गुरुत्व केंद्र की रेखा है उसके आधार से होकर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती हैं, क्यों फटती हैं, उसका कारण क्या है। तो ध्यान रखेंगे, जब कभी जैसे सर्दियाँ पड़ती हैं, अधिकतर ये कंडीशन पहाड़ी इलाकों में होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब बर्फ़ पड़ती है, ठंडा मौसम होता है, तो उसमें जो पाइपों में पानी भरा हुआ होता है, तो जब पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। याद रखना है कि जल जब जमता है तो जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, जबकि घनत्व घट जाता है। याद रखना है, जब जल जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है जबकि घनत्व घटता है। तो पाइप के अंदर पानी फुल होता है भरा हुआ, जब ठंड पड़ती है तो वो पाइप जो पानी होता है वो जमना स्टार्ट हो जाता है, और जमने पर उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब बढ़ता है तो ऐसी कंडीशन में नलों की जो पाइपें होती हैं वो चटक जाती हैं। तो इसका कारण क्या है, देखो इसमें देखते हैं। इसमें जो ऑप्शन है हमारा, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, ये तो नहीं होगा। ये है इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट है, कि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाए। 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर कितना करा जाए, 3 डिग्री सेल्सियस तक। तो ध्यान देंगे, इसमें आयतन जो हमारा होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक जब तक आएगा तब तक आयतन घटेगा। यानी जो ऑब्जर्व होता है, अधिकतम जो घनत्व होता है जल का वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये क्वेश्चन नहीं बनता है कि सर्वाधिक जो जल का घनत्व होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। तो याद रखेंगे, सर्वाधिक जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर सर्वाधिक घनत्व होता है जल का। तो इसमें देखना है, तो 9 डिग्री सेल्सियस जब तक 4 तक आएगा तब तक तो उसका गिरेगा, और 4 के बाद जैसे ही पहुंचेगा उसका आयतन क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक झील में तैरने वाले इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। तो नाव द्वारा जो विस्थापित पानी का भार होगा वो नाव के उस भाग के भार के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु जो तैर रही है जल में वो केवल अपनी वस्तु के भार के बराबर जल को हटाती है। मतलब जितना उसका भार होगा इतना ही जल को वो क्या करेगी, विस्थापित करेगी। तो उसका भार और वस्तु का भार जो विस्थापित भार होगा बराबर होगा। नेक्स्ट, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। छड़ी का मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी कंबल है उसको आप किसी छड़ी से पीट रहे हैं तो उसमें के धूल के कण निकलते हैं, तो वो किस नियम के कारण निकलते हैं, कौन सा नियम लगता है वहाँ विज्ञान का। तो इसमें ध्यान देंगे, इसमें जो नियम लगता है हमारा गति का पहला नियम लगता है। और गति का पहला नियम लगने का कारण ये है कि जब हम उसको कंबल को किसी छड़ी से पीट रहे होते हैं तो जैसे हम पीटते हैं तो उसमें जो धूल के कण वो तो गतिमान हो जाते हैं, लेकिन जो कंबल है वो तुरंत ही कुछ ही समय बाद कणों से पहले विराम अवस्था में आ जाता है, जिससे कि कण जो होते हैं बाहर की ओर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों। तो देखिए, जब सड़क पर चलते हैं हम तो सड़क पर हमारे पैरों में पर्याप्त घर्षण बल मिल जाता है, जबकि बर्फ पर चलने पर हमें पर्याप्त घर्षण बल नहीं मिलता। ये एक तरह की रीजन है इसमें। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर चौथा राइट होगा, कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। बर्फ में जो घर्षण बल होता है वो सड़क की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर कैसा होगा। मतलब जहाज का स्तर बढ़ेगा, ऊपर उठ जाएगा, या नीचे डाउन होगा। तो इसमें जो आप ध्यान देंगे, क्योंकि
नदी के जल का घनत्व या नदी में जो जल की मात्रा होती है वो कम होता है, जबकि समुद्र का जो जल होता है वो ज़्यादा होता है। तो समानता याद रखेंगे, नदी के जो जल का घनत्व होगा वो कम होगा, जबकि समुद्र के जल का घनत्व हमेशा ज़्यादा होगा। तो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, जब ज़्यादा घनत्व वाले जल में जहाज पहुंचेगा तो जहाज का स्तर क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो देखिए, लोहे की कील पानी में तो तैरती है लेकिन पानी में डूबती है, तो कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि लोहे की कील का घनत्व ज़्यादा होता है जबकि पानी का घनत्व कम होता है, इसलिए लोहे की कील पानी में डूब जाती है। जबकि लोहे की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है, इसलिए लोहे की कील पारे पर तैरती रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा वो सी होगा। लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है तथा पारे के घनत्व से क्या है, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। मतलब कोई ठोस पिंड उसको पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास या कमी होती है। यह कमी कितनी होती है? हालांकि इसके क्वेश्चन पे हमने पहले भी डिस्कसिंग कर ली है। तो ध्यान रखना है, जब कोई वस्तु को किसी पानी में डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में जो कमी होती है वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मतलब विस्थापित पानी के भार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि? बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी वही कारण है, बर्फ पानी में तो तैर रही है लेकिन अल्कोहल में डूब रही है। इसका मतलब यह है कि बर्फ की अपेक्षा पानी का घनत्व अधिक है जबकि अल्कोहल का घनत्व कम है। क्योंकि ध्यान रखना, कोई भी वस्तु किसी में तभी तैरेगी जब जो तैरने वाली वस्तु है उसका घनत्व कम हो। तो इसका मतलब यही है कि अल्कोहल का घनत्व क्या होगा, कम होगा, जबकि पानी का घनत्व ज़्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा कौन सा सही होगा, देखते हैं इसमें। तो बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, ये सही है, इसी को लगाएंगे हम, इसमें बेहतर आंसर यही है हमारा। नेक्स्ट, एक मिनट, थोड़ा इसको, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों? तो स्टील की गोली का पारे में तैरने का कारण क्या है? तो स्टील की गोली पारे में कब तैरेगी? देखो अब समझो, यहाँ भी वही बात है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों? तो इसका मतलब ये, कोई वस्तु कब तैरेगी किसी वस्तु के अंदर, जब उसका घनत्व कम हो वस्तु का। तो स्टील का घनत्व कम होगा जबकि पारे का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। और जिसका घनत्व अधिक होगा वो वस्तु भारी होगी, और जिसका घनत्व कम होगा वो वस्तु हल्की होगी। तो पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। तो इसका जो ऑप्शन हमारा राइट होगा वो ऑप्शन नंबर, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो मैंने बताया था, जल का घनत्व सर्वाधिक जो होता है हमारा वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। मतलब वस्तु की मात्रा को हम बदल दें तो इनमें से कौन सी चीज़ है दिए गए ऑप्शन में से जो बदलेगी नहीं? तो आयतन, भार, द्रव्यमान और घनत्व। तो काफ़ी सोचने का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर राइट होगा, कभी भी जो नहीं बदलेगा उसका, वो हमारा वस्तु की मात्रा को, यानी मात्रा बदलना है तो मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या चीज़ रहेगा? तो देखो आयतन तो जो जैसा रहता है उसका सॉलिड जितना है वही रहेगा। भार ग्रेविटी के आधार पर रहेगा, द्रव्यमान भी, लेकिन उसका जो घनत्व है, घनत्व कभी भी चेंज नहीं होगा। जो वस्तु का घनत्व वो वही रहेगा जो पहले से था। मतलब घनत्व तो अगर वस्तु को चाहे कितनी मात्रा में ले लीजिए आप, उसका जो घनत्व है, घनत्व का मतलब उसकी ठोस से संबंधित है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर आप आलू लेते हैं, उसको काट लेते हैं, चार थोड़ा छोटा सा पीस लें, तो आपका आयतन ही बदल जाएगा, भारी बदल जाएगा, द्रव्यमान भी बदल जाएगा, लेकिन घनत्व बदलने वाला नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा। तो याद रखना, इसमें जो राइट आंसर है हमारा वो घनत्व है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसमें सभी क्वेश्चन मैंने वही लाए जो रिपीट हुए हैं अब तक के एग्जामों में सर्वाधिक बार। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण, तो निम्न दाब है, निम्न घनत्व है, निम्न श्यानता है, निम्न तापमान है। तो वायुमंडलों का जो तैरने का कारण है वो निम्न घनत्व है, क्योंकि बादलों का जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र में प्लेवन करके आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी भी बर्फ को पानी के अंदर डालें तो पानी के अंदर जब बर्फ डाली जाती है तो कितना भाग बर्फ का पानी के ऊपर रहेगा, यहाँ उसका उदाहरण दिया गया है। मतलब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि हम किसी भी पानी के अंदर कोई बर्फ का टुकड़ा डालें तो बर्फ के टुकड़े का कितना भाग पानी की सतह के ऊपर रहेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार आया क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना है, 1/10 भाग जो है बर्फ का पानी की सतह से ऊपर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस कारण होता है? सभी जानते होंगे, काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, सबसे ज़्यादा आता है क्वेश्चन। नाभिक के विखंडन द्वारा, नाभिक के संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा या अपकरण द्वारा। तो याद रखना है, ये जो कंडीशन होती है ऐसी, सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिक के संलयन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायनमो परिवर्तित करता है। तो डायनमो, जिसे हम जनरेटर कहते हैं, तो डायनमो जो परिवर्तित करता है वो क्या करता है? डायनमो किसके माध्यम से चलाया था? किसी इंजन या बाहरी एनर्जी के माध्यम से। तो याद रखना है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और याद रखना है, विद्युत मोटर जो परिवर्तित करती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक,
तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ याद रखना है। डायनमो जिसे कहते हैं हम जनरेटर, डायनमो का दूसरा नाम जनरेटर है, और जनरेटर हमेशा क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जबकि विद्युत मोटर, जितने भी हमारे फैन होते हैं, जो भी लाइट से चलने वाले उपकरण है, उनके अंदर जो मोटर होती है वो विद्युत मोटर होती है, और वो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसे दिए गए क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। प्रकाश वोल्टेज सेल का मतलब सोलर प्लेट की बात हो रही है। तो ये किसका रूपांतरण करता है हमारा, तो ये जो रूपांतरण करता है हमेशा प्रकाशीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का, तो प्रकाश वोल्टेज सेल हमेशा प्रकाश वोल्टेज सेल है, तो प्रकाश से क्या करेगा, ये विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है हमारा, विद्युत ऊर्जा का। यानी प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण करना है तो हमेशा क्या बनेगी, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है। सौर ऊर्जा कहने का मतलब है सोलर प्लेट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसकी गतिज ऊर्जा, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें बताना कि किस में गतिज ऊर्जा नहीं होगी। तो देखो, चली हुई गोली में, जो गोली चली हुई है यानी चल रही है गोली, बंदूक से छोड़ने के बाद जो गोली गतिमान है, बहते हुए पानी में, चलता हथौड़े में, या खींचे हुए धनुष में। तो किस में गतिज ऊर्जा नहीं होगी, तो याद रखना खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होगी। क्योंकि जब धनुष को हम खींच लेते हैं तो रोक कर रखते हैं, और जब उसको रोक कर रखते हैं फिर छोड़ा जाता है, तो धीरे धीरे वो क्या होती है, स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा मिलेंगे हम। और यदि ये क्लास अच्छी लगे, हम आगे से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, उन्हीं क्वेश्चनों की सीरीज देंगे विज्ञान के अंतर्गत। तो आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और लाइक तो जरूर करें वीडियो को, क्योंकि आप लाइक करोगे तो हमारा हमारा मनोबल बढ़ेगा। जब मनोबल बढ़ेगा तो हम और ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको छांट के आपके लिए लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही है। ओके, बाय।